Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is Understanding Laws. This is your second session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज और ये आपका सेकंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that we will continue with our discussion. Okay, so in our last class first of all I discussed what is a law, right? तो हम लोगों ने देखा what is this law. So it is a set of rules that people are made to follow by the state, right? एक set of rules है, particular rules के according हमारा country जो है govern किया जाता है. And also we saw that this law, where are these laws given? तो हमारे constitution में. So after independence, जैसे आप लोगों ने chapter 1 में भी देखा था कि it was in 1946 that this constituent assembly was formed just before India got independent, right? और उसके बाद काफी 2 साल लगा almost for preparing this whole constitution, and in this constitution all the laws, all the provisions have been provided according to which the government has to govern or it has to rule the state, right? And each and every citizen has to follow the laws that is given in our constitution, right? उसके बाद हम लोगों ने देखा does this law apply to all? तो ऑब्वियसली हमने देखा दैट हमने एग्जांपल भी लिया था अबाउट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु वाज ट्राइंग टू हाइड हिज सन. व्हाई? बिकॉज हिज सन हैड कमिटेड सम क्राइम और उसको 10 साल का जेल हुआ था. बट देन वी अंडरस्टूड दैट इट वाज अ रॉन्ग थिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल वाज डूइंग. व्हाई? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सो ऑल दीज पीपल दे केप्ट इन माइंड कि कोई भी जो भी लॉज होंगे इट शुड नॉट बी अब जजमेंट दैट हैज बीन डन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, राइट? तो बेसिकली आपका जो भी लॉज है बच्चों इट इज अप्लाइड टू ऑल ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बी इट योर प्रेसिडेंट, योर प्राइम मिनिस्टर, योर चीफ मिनिस्टर और एनी नॉर्मल इंडिविजुअल, राइट? तो ये हमारा जो लॉज है बच्चों इट कैन नॉट, द लॉज do not discriminate anyone on the basis of their religion, on the basis of their caste, on the basis of their tradition or anything, right? After that we understood about the law in ancient India. तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से ancient India में जब हम लोग बात करते हैं when there was no constitution, उस टाइम पे कैसे लॉज होते थे, राइट? तो सिस्टम ऑफ लॉ कैसा था? तो उस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो कास्ट बैकग्राउंड था उसके बेसिस पे पनिशमेंट मिलता था, राइट? मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मान लो एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग ने बिल्कुल सेम क्राइम कमिट किया है, बट जो लोअर कास्ट है बच्चों उस लोअर कास्ट में जिसने भी वो क्राइम कमिट किया है दैट पर्सन विल बी हार्शली पनिश, राइट? लेकिन अगर हम लोग अपर कास्ट की बात कर रहे हैं तो दैट पर्सन उसको थोड़ा माइल्ड पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कोई हार्श पनिशमेंट नहीं मिलेगा, राइट? तो ये आपने डिफरेंस देखा व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉज इन एंशिएंट इंडिया and while we are talking about the laws that we follow today in our modern India, right? अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग समझते हैं what was this laws, what was the system of law in British India. Okay, now let us try to understand it. So it was the British colonists who introduced the rule of law in India. तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था about rule of law? That each and every citizen they are equal in front of the law, right? Each and every citizen is treated equally in front of the law, right? तो हम लोगों ने ये समझा था while we were talking about the constitution, है ना? तो बेसिकली ये कहा जाता है that it was the British colonists, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमारे कंट्री में आए थे, so these were the people who introduced the law rule of law in our country. Now let us see कि हमारे कंट्री में जो इंडियन हिस्टोरियंस है do they agree with this fact or not? So historians have disputed this claim on several grounds. तो बच्चों बेसिकली ये जो क्लेम है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हमारे कंट्री में जो बोलते हैं that these are the people who introduced the rule of law in our country, तो हमारे हिस्टोरियंस इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं. अब वो क्यों नहीं अग्री करते हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. So two of them, the two reasons for why the historians they have disputed this claim, let us understand the two reasons here. So the first is that colonial law was arbitrary. तो बच्चों लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था arbitrary का मतलब, तो हमने बेसिकली देखा था एक जजमेंट जो होता है नाउ दैट इज बीइंग फोर्स्ड. तो कॉलोनियल इंडिया में या ब्रिटिश इंडिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस टाइम जो भी लॉज बनाए थे, राइट, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो भी लॉज बनाते थे दैट वाज फोर्स्ड ऑन द पीपल, ऑन द इंडियंस, राइट? बिल्कुल इक्वालिटी नहीं मिल रहा था उस लॉ में. एक जजमेंट जो हो रहा था एक डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सो इट वाज इन द फेवर ऑफ सम पर्सन. ओके, तो बेसिकली इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियंस है दे हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने लाया है, इंट्रोड्यूस किया है हमारे कंट्री में. अब दूसरा रीजन क्या है? नाउ सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड prominent role in the development of the legal sphere in British India.
तो बच्चों बेसिकली हिस्टोरियंस क्या क्लेम करते हैं कि जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, यानी जो नेशनल स्ट्रगल में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट, तो उस टाइम के जो भी आपके इंडियन नेशनलिस्ट थे, दीज पीपल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, प्रोमिनेंट रोल कहने का क्या मतलब है, सो दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर, मतलब कि जो भी लॉज आ रहे थे हमारे कंट्री में, इट वाज नॉट द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट या इट वाज नॉट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर इंट्रोड्यूसिंग दोज रूल्स ऑफ लॉ, बट इट वाज द इंडियन नेशनलिस्ट हु वर डूइंग दैट. दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया. अब हम लोग बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉज दैट आर आर्बिट्ररी, तो मैं आपको दो एग्जांपल यहाँ पे देने वाली हूँ दिखाने के लिए कि कैसे ये जो कॉलोनियल लॉ था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमारे कंट्री में जो लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो कैसे इंडियंस के लिए दैट वाज नॉट इक्वल, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो पहला जो आपका है बच्चों, द लॉ दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिशन हियर. ओके, सो व्हाट इज दिस सेडिशन एक्ट? Let us understand that here. Okay, so the Sedition Act allowed the government to arrest or detain any person without a fair trial in the court who was seen protesting or criticizing the British authority. तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा कि हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं that the colonial law that was arbitrary, तो ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है टू प्रूव दैट. तो बच्चों एक सेडिशन एक्ट था जो पास किया गया था 1870 में, और आपको पता है उस टाइम पे जब आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, इन दैट यू मस्ट हैव रेड अबाउट दी history of British India. So it was from 1600 that the British colonials, the British power, it came to rule in our country, right? पहले तो वो ट्रेनिंग करने आए थे. After that they started interfering in the administration of our country. तो basically after they set up their new administration, उसके बाद वो लोग बहुत सारे laws हमारे country में introduce कर रहे थे. So here is one famous law that is the Sedition Act. और ये law क्या कहता है बच्चों कि इस law में government allowed this government कि उस टाइम पे जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट था, they were allowed to arrest anyone. ठीक है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे या डिटेन कर सकते थे, मतलब जेल में वो रख सकते थे. Why? Because if anyone was seen protesting or criticizing the British authority. Okay, मतलब मान लो कोई भी इंडियन, ठीक है, वो ब्रिटिश अथॉरिटी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है. आज के डेट पे जैसे आप प्रोटेस्ट देखते होगे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है. लाइकवाइज आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि उस टाइम पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था against the British authority, or while they were criticizing the British authority, so each and every government official was allowed to arrest these people without giving any trial, a fair trial to these people. Okay, अब इसका मतलब कहने का क्या है कि मान लो अरेस्ट होता है ना बच्चों, तो एक प्रोसेस की थ्रू अरेस्ट किया जाता है. सो बेसिकली पहले उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद थोड़ा ट्रायल प्रोसेस होता है इन विच इट इज सीन दैट कुछ एविडेंसेस लाए जाते हैं to prove that if the person has committed the crime or not. तो basically उनको ये कोई प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा था, and these people, any person was directly arrested. Now you can see that it was being forced on the Indians कि उनको किसी भी तरह अरेस्ट किया जा रहा था for being for criticizing or for protesting against the British authority. So this was one thing that was totally wrong that was done during the British colonial time, right? अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. एक तो हो गया आपका सेडिशन एक्ट के बारे में जो हमने बात किया, दैट वाज पास्ड इन 1870. अब दूसरा जो है बच्चों दैट इज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919. अगेन दिस इज वन इंपॉर्टेंट एक्ट क्योंकि इसके बाद एक रॉलेट सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी ने उसको लोगों को बोला कि हम लोग सत्याग्रह करके एक बड़ा सा मूवमेंट हुआ था टू अपोज दिस रॉलेट एक्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इन दिस रॉलेट एक्ट हियर. So this act allowed the British government to imprison people without due trial. तो बच्चों जैसे आपका सेडिशन एक्ट था, तो उसमें तो मान लो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आफ्टर दैट पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड विदाउट एनी प्रॉपर ट्रायल और एनी फेयर ट्रायल इन द कोर्ट. इसमें क्या हो रहा था कि एनी पर्सन कुड बी इम्प्रिजन, एनी पीपल कुड बी इम्प्रिजन विदाउट एनी ड्यू ट्रायल, राइट. तो आप देख सकते हो कि जो आपका सेडिशन एक्ट है 1870 का, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर इन द रॉलेट एक्ट ऑफ 1990. नाउ प्लीज रिमेंबर द एक्ट एंड आल्सो व्हेन इट वाज पास्ड, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप एक्ट पढ़ रहे हो कब पास हुआ था, उस एक्ट में क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो व्हाट हैपेंड, Indian nationalists including Mahatma Gandhi were vehement in their opposition to the Rowlatt bills. तो बच्चों बेसिकली बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जिनके बारे में आपको पता होगा, ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन. अपार्ट फ्रॉम हिम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के जितने भी आपके नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे जो दे हुवर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इन लोगों ने बहुत ही अपोज किया था इस रॉलेट एक्ट को कि किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी
proper trial because this was not the equality that was being provided to the Indians here. Okay, so despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10th March 1990. तो बच्चों, महात्मा गांधी जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने प्रोटेस्ट तो किया था अगेंस्ट दिस एक्ट, बट डिस्पाइट ऑल दिस लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, ये एक्ट को पास कर दिया गया था व्हेन on 10th March 1990. Okay, now please remember the date when the act was passed and what is this Rowlatt Act. Okay, also अब ये Rowlatt Act पास हो गया, उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था, that is the जलियांवाला बाग मैसेकर. हो सकता है आपने कहानियों में पढ़ा होगा about the जलियांवाला बाग मैसेकर, लेकिन आपको मैं अभी ये स्टोरी बताती हूँ. ओके, सो व्हाट हैपेंड बच्चों, एक पहले तो आपका Rowlatt Act पास हो गया जिसमें कि पीपल वर बीइंग इम्प्रिजन्ड, उनको जेल में डाला जा रहा था विदाउट देम बीइंग गिवन एनी ट्रायल, राइट, कि उनको कोर्ट में पहले पेश किया जाए, उसके बाद एक प्रोसीजर हो और उसके बाद उनको कन्विक्ट किया जाए, मतलब उनको एक कल्प्रिट माना जाए, है ना, तब वो जाके फाइनली अगर वो उनको कल्प्रिट माना जा रहा है तब वो जेल जा सकता है. बट ये तो कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा था, उनको विदाउट एनी ट्रायल उनको जेल में बंद किया जा रहा था. सो डेफिनेटली ऑल द इंडियंस वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. तो यही हो रहा था पंजाब में. ओके, सो व्हाट हैपेंड इन पंजाब, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली. And on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested. तो बच्चों पंजाब की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था बच्चों, इट हैपेंड इन अमृतसर जो कि पंजाब में. तो 10th अप्रैल को क्या हुआ, जब हम लोग 1919 की बात कर रहे हैं, आफ्टर द एक्ट वाज पास्ड, लेकिन लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप लोग इस एक्ट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे दैट यू हैव टू टेक बैक दिस एक्ट. बट व्हाट दिस पीपल, पंजाब में क्या होने लगा कि प्रोटेस्ट तो बहुत ही एक्टिवली किया जा रहा था. एंड इन दिस मूवमेंट हु वर द टू पीपल हु टुक पार्ट, सो इट वाज डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज रिमेंबर द नेम, क्योंकि हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ क्यों. तो बच्चों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जैसे रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा, तो इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया. ओके, so to protest these arrests, a public meeting was held on 13th April at Jallianwala Bagh in Amritsar. तो इन दोनों को जब प्रोटेस्ट किया गया, तो जितने भी आपके सिख कम्युनिटी थे, जो पंजाब में लोग रह रहे थे, so these people they started protesting against this arrest. Okay, now where was this protest happening? So it was happening at Jallianwala Bagh in Amritsar, and when it was happening on 13th April. Okay, तो बेसिकली आपका जो जलियांवाला बाग मैसेकर है बच्चों, इट हैपेंड ऑन 13th अप्रैल 1919 इन अमृतसर इन जलियांवाला बाग. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. इन दिस फोटो यू कैन सी हाउ दीज पुलिस ऑफिसर्स, द ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे आर किलिंग और फायरिंग एट दी पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग देयर. अब हम लोग ये कहानी सुनते हैं कि हुआ क्या उस जलियांवाला बाग में. ओके, सो देयर वाज दिस ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, हुज नेम वाज जनरल डायर. सो ही एंटर्ड द पार्क विथ हिज ट्रूप्स. They closed the only exit and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. तो बच्चों जनरल डायर ने क्या किया, वो अपने ट्रूप्स के साथ उस बाग में एंटर किए, जलियांवाला बाग में, और उन्होंने जो एक लौता एग्जिट था जिसके थ्रू लोग बाहर निकल सकते थे उस पार्क के, तो वो एग्जिट को बंद कर दिया. राइट आफ्टर दैट ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ओपनली. मतलब वहां पे जितने भी लोग थे, बूढ़े बच्चे जितने भी लोग थे, सबके लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया दैट यू शुड फायर, यू शुड स्टार्ट फायरिंग. और बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे बच्चों इस जलियांवाला बाग में उस टाइम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो ईच एंड एवरी पर्सन वाज किल्ड देयर. ओके, सो सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस गनफायर एंड मेनी मोर वर वुंडेड इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी स्पेयर नहीं किया गया. ईच एंड एवरी वन वाज किल्ड इन दिस गनफायर. राइट, यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर में, यू कैन सी हाउ दीज पीपल दे आर लाइंग डेड, क्योंकि जितने भी लोग थे इनके लिए कोई एग्जिट नहीं था, ये लोग कहीं भाग नहीं सकते थे, तो वहां पे ये लोग फंस चुके थे. एंड ईच एंड एवरी वन वॉज किल्ड इन दिस जलियांवाला बाग मैसेकर. दैट इज वाई दिस इज रियली फेमस, जो हम आप हिस्ट्री में पढ़ोगे अबाउट दिस जलियांवाला बाग मैसेकर. 13th अप्रैल 1919 को हुआ था इन अमृतसर. ओके, सो प्लीज रिमेंबर व्हाट हैपेंड हियर. नाउ बच्चों, इसलिए हम, जैसे आपको बताया कि जो हिस्टोरियंस थे ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं दैट इट वाज नॉट द ब्रिटिश हु ब्रॉट द रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री, क्योंकि हम लोगों ने दो लॉज के एग्जांपल के थ्रू समझा कि colonial लॉ जो था बच्चों, दैट वाज क्वाइट आर्बिट्ररी. राइट, इट वाज अगेंस्ट द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि उनको फोर्सफुली लॉज को प्रेस किया जा रहा था उनके ऊपर दैट दे हैव टू फॉलो दीज लॉज. ओके, ये इक्वल नहीं था सबके लिए. जैसे हमने पढ़ा दैट रूल ऑफ लॉ इट अप्लाइज इक्वली टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. So आप देख सकते हो ऑन द कॉन्ट्ररी इट वाज ओनली बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश पीपल एंड नॉट फॉर द इंडियन पीपल. राइट,
So let us see what was this, how was this evolution of rule of law. Okay. So Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. Okay, इनका एक individual use, इनका एक forceful use की जो भी authority, British authority थी बच्चों, now they were forcing all these laws on the people, the Indian people, right? और Indian nationalists जो थे बच्चों, they started protesting and criticizing this arbitrary use of the laws or the authority of British people. Okay, also they began fighting for greater equality. अब बच्चों ये लोग जो इंडियंस थे उस टाइम पे, जो नेशनलिस्ट थे, वो लोग डिमांड करने लगे कि उनको रूल ऑफ लॉ ऐसा चाहिए जिसमें उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल, बल्कि उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए इन दैट लॉ. ओके, सो इट वाज बेसिकली थ्रू दीज प्रोटेस्ट, थ्रू दीज क्रिटिसाइजिंग ओनली दैट द रूल ऑफ लॉ इवॉल्व्ड इन आवर कंट्री. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द लॉ इन ब्रिटिश इंडिया एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू अगेन टॉक अबाउट दिस एवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और उसके आगे हम लोग लॉस के बारे में और डिस्कशन करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.